असर्शन और रीजन है, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन को पढ़ के कि सही कौन सा है स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि असर्शन में बोला कि लो लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी एग्जिस्ट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो कंट्री पूरी तरह से डेवलप नहीं, डेवलपमेंट के नीचे है, ठीक है, अब वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ही लो है। तो क्यों है, रीजन हम लोग पढ़ते हैं। रीजन क्या, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे लैक ऑफ फिजिकल कैपिटल के कारण क्या होगा कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। तो ये क्या, ये रीजन सही है, क्या ये असर्शन सही है, हम लोग देखेंगे तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, ठीक है। लो लेवल ऑफ लो लेवल, ठीक है, लो लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें, किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नहीं होता। अगर बहुत अच्छा होता तो वो डेवलप्ड कंट्री में आते, पर वो डेवलप्ड में नहीं आ रहे, इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर हम रीजन की बात करें, रीजन भी सही है कि इट इज ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल क्या है, जितने भी ह्यूमन लेबर होते, ठीक है, अगर सारे लेबर को एजुकेट कर दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, तो क्या होगा कि वो अच्छे ह्यूमन कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। वो ट्रेंड हो जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। तो लेकिन वो अगर नहीं सीखे हुए, नहीं जानते हैं, ठीक है, वो ट्रेंड नहीं है, ठीक है, इस सिचुएशन में वो ह्यूमन कैपिटल क्या है कि वो ज़्यादा इफिशियंट नहीं है। अगर उनको ट्रेनिंग मिले, वो एजुकेट किया जाए, तो वो इफिशियंट बनेंगे, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं वो, ठीक है, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो एक रीज़न हो सकता है कि फिजिकल कैपिटल के कारण अंडर डेवलप्ड होगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली यही रीज़न नहीं होगा, ये एक पार्ट हो सकता है। सिर्फ यही फैक्टर नहीं है जो किसी कंट्री को अंडर डेवलप्ड बनाए, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी को, लेबर प्रोडक्टिविटी को कम करे। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी कंट्री को में लेबर की प्रोडक्टिविटी को कम करे, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, सिर्फ यही रीज़न के कारण ये चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि लो लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में लेबर का प्रोडक्टिविटी क्या है, लो लेवल का होगा। लेकिन क्यों होगा, रीजन यहाँ पे क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है। जो फिजिकल कैपिटल होते, जो भी लेबर होते, वो एजुकेट नहीं है, ट्रेन नहीं, इस कारण होगा ये चीज़, ठीक है। तो जो फिजिकल कैपिटल मतलब होता है कि वो ट्रेंड ना हो, लैक ऑफ फिजिकल, वो ट्रेंड ना हो, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली हो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ रीज़न नहीं होगा, और भी रीज़न हो सकते, इसलिए मैंने इसका आंसर बोला कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम लोग आंसर देखते हैं, ए एंड आर आर फॉल्स, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका, ये भी रॉन्ग होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका थोड़ा सा इरेज हो गया है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, आंसर विल बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर ओलिगोपोली ऑल फर्म्स आर अवेयर ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो क्या होता है ओलिगोपोली में, क्या होता है कि हम लोग सबको जानते हैं, ओलिगोपोली मार्केट हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर कॉम्पिटिटर का जो बिहेवियर होता है, राइवल्स का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने समझाया था, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ए बी और सी, ठीक है। ए का क्या होगा कि ए ने प्राइस को 10 से 12 कर दिया, तो बी का प्राइस 10 है, सी का प्राइस भी 10 है, ठीक है। ए का प्राइस क्या हो 10 से 12 हो गया, तो बी का प्राइस 10 है और सी का प्राइस भी 10 है। लेकिन ए ने मान लीजिए बी ने प्राइस को 8 कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगी कि ए ने भी प्राइस को घटा देना है और सी को भी प्राइस को घटा देना है, मतलब कि यहाँ पर प्राइस की बढ़ाने को कोई
प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो बाकी सब प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन किसी एक फर्म ने प्राइस को घटाया तो बाकी सब भी प्राइस घटा देंगे। मतलब कि यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिटर्स है, जो भी राइवल्स है, ठीक है, सबके जो बिहेवियर होते हैं, उनका जो एक्टिविटी होता है वो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अंडर ओलिगोपोली ऑल फर्म्स आर अवेयर ऑफ देयर ये देखिए ये सब क्या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सही चीज है, ये सही है। पर्सनल राइवलरी डू नॉट एग्जिस्ट अमॉन्ग फर्म्स अंडर, यहाँ पे पर्सनल राइवलरी ये एग्जिस्ट नहीं करता है फर्म्स में अंडर ओलिगोपोली, तो ये तो रॉन्ग है। तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए ये सही है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ए एंड आर आर फॉल्स, ये तो रॉन्ग हो गया। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, इस ट्रांजिशन ऑफ ये भी रॉन्ग है। ए इज ट्रू, ए ट्रू है और आर क्या फॉल्स है, आर इज फॉल्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर विल बी। अभी देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 30 एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, ठीक है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या है, 30 है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 2 है। आपको क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, एवरेज रेवेन्यू आपको गिवन है 30, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको गिवन है 2 और आपको निकाला है मार्जिनल, आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो आप बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो भी वैल्यू है इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए हमारे पास वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 2 इज इक्वल टू ए आर का वैल्यू है 30 अपॉन ए आर का वैल्यू है 30 माइनस एम आर का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, वो हमें क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इधर को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ पे लेके जाना होगा 230 माइनस एम आर, ठीक है, इज इक्वल टू 30, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 60 माइनस 2 एम आर इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 60 ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू ये माइनस में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 एम आर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 2 एम आर। अब लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, 30 इज इक्वल टू 2 एम आर था, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो आप क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, इसको ये यहीं पे रहेगा, ये जो मल्टीप्लाई 2 था, जो मल्टीप्लाई 2 है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, इसको आप कट करेंगे तो आएगा 15। तो मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू क्या है, 15 है। मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू कितना है, 15 है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 15। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट में ही मिल गया, आंसर है यहाँ पर ए। आंसर क्या है, ए है। तो ये हम लोग ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया। तो क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक में थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो स्टैटिस्टिक में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और माइक्रो मैक्रो में आपको सिंपल वाले ही मैथ आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको कि नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उन लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैंने नेशनल इनकम के भी न्यूमेरिकल्स में करवाती हूँ, और मैं जब भी रैंडमली क्वेश्चंस लेती हूँ तो कभी ना कभी नेशनल इनकम के आ जाते हैं। और अगर आपको स्पेशली नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करना हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, जिससे कि मैं एक क्लास लेकर आऊँगी जिसमें सिर्फ नेशनल इनकम की ही न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी, ठीक है। तो आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑथर ऑफ द बुक बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो एक बुक है बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है डजन बेरी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, डजन बेरी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी है, डजन बेरी। ऑथर ऑफ द बुक यहाँ पे क्या है, बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके ऑथर कौन है, डजन बेरी।